नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जो है अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसके रुकने के कोई संकेत भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा सक्रिय, यूरोप से भी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा अमेरिका। क्या अमेरिकी प्रशासन रूस पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का ठप्पा लगाने जा रहा है? क्या रूस को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित करने जा रहा है? ये मांग की है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। बाइडेन ने उनको हाँ नहीं कहा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नहीं भी नहीं कहा। और इसके अलावा इस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस सेक्रेटरी और उसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा हमारी सब मुद्दों पर हम विचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये दूसरा संकेत है कि अमेरिका इससे इनकार नहीं कर रहा है। इस आशय की खबरें दो जगह आई, एक CNBC पर और दूसरा वॉशिंगटन पोस्ट में, कि अमेरिकी प्रशासन इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं। ज़ेलेंस्की बहुत उत्सुक हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर, अमेरिका खासतौर से अमेरिकी जो लिस्ट होती है वो ऐसे देशों को, जो अब परिभाषा पर ध्यान दीजिएगा, अमेरिका किन देशों को ऐसी लिस्ट में डालता है। अभी 4 देश हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, सीरिया है और क्यूबा है। सीरिया 1979 से चल रहा है। ईरान 1984 में उसे इस लिस्ट में डाला गया था, लेकिन वो हटती रही है, फिर लगता उस लिस्ट में उसका नाम जाता रहा है। नॉर्थ कोरिया को 2017 में अमेरिका के उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नॉर्थ कोरिया को इस लिस्ट में डाला था। इसके अलावा क्यूबा को, जो लंबे समय से इस लिस्ट में था, 2015 में बराक ओबामा ने इस क्यूबा को इस लिस्ट से बाहर कर दिया। लेकिन उसके बाद अमेरिकी प्रशासन, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन था, उसने फिर से लिस्ट में डाल दिया क्यूबा को। और परिभाषा क्या है? सामान्य परिभाषा, जनरल डेफिनेशन जो है इस लिस्ट में जाने के लिए, कि ऐसा देश जो अपने देश से बाहर आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देने वाले संगठनों की मदद करता हो, उनको सहायता देता हो, वो चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे हथियारों की मदद की सहायता हो या दूसरी तरह की सहायता हो। अगर कोई देश ऐसे संगठनों को बार बार इस तरह की मदद देता है तो अमेरिका की जो लिस्ट है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की, उसमें आ सकता है। अब आप देखिए, इस परिभाषा पर ध्यान दीजिए, और अगर आप भारतीय हैं तो ज़रा सोचिए। एक सवाल आपके मन में आएगा, मेरे मन में भी आया, कि आखिर पाकिस्तान इस सूची में क्यों नहीं है? पाकिस्तान, ये सारे जो देश, ये 4 देश अभी हैं, इनमें से पाकिस्तान किसी भी तरह स्टेट स्पॉन्सरशिप जो है टेररिज्म की, उस मामले में कहीं से पीछे नहीं है। बल्कि दुनिया में जितने आपको आतंकवाद के मामले मिलेंगे, जितने आतंकवादी मिलेंगे, उनका कोई ना कोई लिंक, कोई ना कोई जुड़ाव पाकिस्तान से मिलेगा। और ये बातें साबित हो चुकी हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों का समर्थन करता है। भारत 30 साल से इस दंश को झेल रहा है। मुंबई में जो हमला हुआ, अमेरिका पर जो 9/11 का ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का नाम। ओसामा बिन लादेन मारा कहाँ गया? पाकिस्तान में। रह कहाँ रहा था? पाकिस्तान में। जितने आतंकवादी हैं जो UN की ओर से घोषित आतंकवादी हैं, उनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान में रहते हैं। फिर भी पाकिस्तान जो है अमेरिका की इस सूची में क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका के लिए आतंकवाद प्राथमिकता नहीं है। अमेरिका आतंकवाद को ख़त्म करने में जितना भी इंटरेस्टेड हो, जितनी भी उसकी रुचि हो, उससे ज़्यादा उसको अपने देश के हित की चिंता है। अमेरिका के हित में जो है, अगर अमेरिका का हित किसी ऐसे देश से सधता है जो आतंकवाद को बार बार लगातार समर्थन देता है, स्पॉन्सर करता है, तब भी अमेरिका उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, उसकी सूची में 2018 से लगातार ग्रे लिस्ट में है। हर बार उसको मौका दिया जाता है कि ये सुधार कीजिए, नहीं तो ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। हर बार वो आता है और पता चलता है कि जो उसे टास्क दिया गया सुधार करने का, उनमें से आधे से ज़्यादा उसने नहीं किया।
फिर भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता, फिर टाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान से बड़ा इस सूची में जाने लायक कोई देश नहीं है, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन किसी और देश के पास नहीं है, फिर भी पाकिस्तान नहीं जाता, क्योंकि तमाम महाशक्तियों का या कहे तमाम बड़े देशों का हित सत्ता है पाकिस्तान से, और सबसे बड़ा उसको बचाने वाला इस समय है चीन। चीन जो है हर बार FATF की ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बचाता है, लेकिन न तो अमेरिका दबाव डालता है इसके लिए चीन पर, और न यूरोप के देश दबाव डालते हैं। तो ज़ेलेंस्की की ये जो मांग है कि रूस को इस सूची में डाल दिया जाए, उनकी बड़ी बड़ी इच्छा है कि ऐसा हो। अमेरिका में इस बारे में दो राय है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं, एक ग्रुप ऐसा है जिसका मानना है कि अभी जो सैंक्शंस लगे हैं उनमें से ज़्यादातर वही है जो अगर रूस को इस लिस्ट में डाला गया, बल्कि कहे सुविधा के लिए बातचीत की कि इस ब्लैक लिस्ट में डाला गया, तो सैंक्शंस जो लगेंगे वो पहले लगा चुका है अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश। तो ऐसे में सैंक्शंस की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिर्फ एक मामले को छोड़कर कि अगर इस ब्लैक लिस्ट में रूस को डालता है अमेरिका, तो रूस के जितने डिप्लोमेट्स हैं दुनिया भर में, उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई आतंकवाद से पीड़ित व्यक्ति रूस के किसी अधिकारी, किसी डिप्लोमेट के खिलाफ मुकदमा करता है, तो अमेरिका की अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई दुनिया की कोई भी अदालत रूसी अधिकारी या किसी भी नागरिक के खिलाफ या सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई भी सज़ा देता है या जुर्माना हर्जाने का आदेश देता है, तो उसकी वसूली की जा सकेगी। इसके अलावा बाकी जो सैंक्शंस हैं, चाहे वो मतलब चार तरह के लगभग सैंक्शन लगते हैं। एक ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है, दूसरा अमेरिकी सहायता बंद हो जाती है ऐसे देशों को, तीसरा जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, रक्षा उपकरणों की खरीद या उनका एक्सपोर्ट अमेरिका से बंद हो जाता है उस देश के लिए। और इसके अलावा दोहरे इस्तेमाल वाली चीज़ें जो ऐसी जो देखने में लगे कि ये जो है डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें हैं, लेकिन इनका हथियार बनाने में भी किसी तरह से इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र पर रोक लग जाती है। तो बाकी सब सैंक्शंस तो लग चुके हैं रूस पर, सिर्फ ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वाली जो बात है वही बाकी है। तो फिर अमेरिका इस पर विचार क्यों कर रहा है? ये कहा जा रहा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के सूत्रों का, वहाँ की के अखबारों में जो खबरें आ रही हैं, CNBC में भी इस आशय की खबर आई है कि अमेरिका और यूरोप ये उस ब्लैक लिस्ट में डालकर रूस को आगे अगर यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत होती है तो बार्गेनिंग के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बार्गेनिंग टूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी ये शर्त मानिए तो हम आपको ब्लैक लिस्ट से हटा देंगे। लेकिन रूस पर मुझे लगता नहीं कि इन चीज़ों का असर पड़ने वाला है। रूस इस लड़ाई को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए तैयार है। अब रूस के लिए यहाँ से पीछे हटने का मतलब है रूस बर्बाद हो जाएगा। ये भी संभव है कि रूस टिका रहा तो भी बर्बादी की ओर बढ़े, लेकिन हटने के बाद पुतिन का सफाया होगा और रूस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये तय है। इसलिए रूस ने ये समझ लिया है कि इस लड़ाई को जीतने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अमेरिका के लिए ये फैसला बहुत आसान नहीं है। अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो अगर इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेता है, उसके बाद क्या? एक बार ये कदम उठा लिया और रूस ने फिर भी कोई जो है दिलचस्पी नहीं दिखाई युद्ध रोकने में या बातचीत में, तो फिर उसके बाद क्या? मुश्किल ये हो रही है कि यूरोपियन कंट्रीज़, ख़ासतौर से जर्मनी, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ और जर्मनी विशेष तौर से रूस से गैस और तेल लेते हैं। उनकी निर्भरता है रूस पर, उसका कोई दूसरा विकल्प आसानी से नहीं मिलने वाला, उसका दूसरा विकल्प जो है सस्ता नहीं मिलने वाला, उसका दूसरा विकल्प जल्दी नहीं मिलने वाला। रूस पर असली असर पड़ेगा अगर यूरोप के देश ये तय कर लें कि रूस से गैस और तेल नहीं खरीदना है, तो रूस की इकॉनमी बर्बाद हो सकती है। लेकिन रूस की इकॉनमी तो बर्बाद होगी, उसके साथ साथ यूरोप के कई देशों की इकॉनमी भी बर्बाद हो जाएगी, महंगाई बेतहाशा बढ़ेगी।
इसलिए रूस के खिलाफ ये कदम उठाने की हिम्मत यूरोपियन यूनियन या यूरोप के देशों की नहीं हो रही है। इसीलिए अमेरिका की भी एक सीमा है, एक सीमा के आगे वो जा नहीं सकता है। उसको यूरोपियन देशों का भी हित देखना है। तो ये जो दोस्ती है अमेरिका यूरोप की, वो उस दोस्ती में यूरोप के जो हित है वो रूस के खिलाफ और कड़े कदम उठाने के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। ऐसे में अमेरिका रूस को इस ब्लैक लिस्ट में डालेगा, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डालेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इसका डर बनाए रखना चाहता है अमेरिका। वो चाहता है कि रूस के मन में और पुतिन के मन में ये डर बना रहे कि किसी भी समय अमेरिका ये कदम उठा सकता है, और ये कदम अगर निष्प्रभावी होता है, अगर उसके बाद भी रूस पर असर नहीं पड़ता है, तो ये मामला ये और ज़्यादा एस्केलेट होने की संभावना है। अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया के दूसरे देश हो, कोई नहीं चाहेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर की ओर जाए या थर्ड वर्ल्ड वार की ओर जाए। उसको बचाते हुए पुतिन को हटाना और रूस को हराना, ये अमेरिका और यूरोप का लक्ष्य है। वो हासिल कर पाएंगे, इसकी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं लग रही है। लेकिन ज़ेलेंस्की कब तक सरवाइव कर पाएंगे, जो रूसी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो ये युद्ध जो है पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। सारे देशों की इकॉनमी पर, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। भारत पर भी पड़ रहा है, दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है तेल की, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हम आयात पर निर्भर हैं, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल है। उसके अलावा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कई तरह की, जैसे इस युद्ध की वजह से गेहूं के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो भारत बड़े पैमाने पर गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे किसानों का भी फ़ायदा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो खरीद शुरू हुई है गेहूं की, उसमें सरकारी खरीद बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि जो बड़े किसान हैं उन्होंने अपना स्टॉक रोक लिया है। जो भी स्टॉक रोकना अफोर्ड कर सकता है वो सब किसान रोके हुए हैं। उनको मालूम है कि दाम बढ़ने वाला है, तो दाम बढ़ने वाला है तो किसान का सीधा फ़ायदा होने वाला है। हालांकि फ़ायदा जितना हो सकता था उतना शायद नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि गर्मी बहुत जल्दी शुरू हो गई, उसकी वजह से जो पैदावार है, यील्ड है गेहूं की, वो कम हो गई। तो उसका जो घाटा होगा वो दाम से उसकी भरपाई हो जाएगी। तो हर संकट देखिए कोई न कोई अवसर और कोई न कोई चुनौती लेकर आता है। भारत के लिए ये बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था को लेकर। कोरोना से निकलकर हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, अचानक फिर से ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन संतोष की बात कहें, राहत की बात कहें या कम चिंता की बात कहें, ये कि इससे प्रभावित सिर्फ भारत नहीं है, पूरी दुनिया है। तो इसलिए पूरी दुनिया चाहेगी कि इसका हल जल्दी से जल्दी निकले। लेकिन इसका हल मुझे नहीं लगता कि रूस को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की सूची में डालने से निकलेगा। उससे मामला और ज़्यादा बिगड़ेगा, बनने वाला नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।